હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા क्लासेस. थैंक यू. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर SN2 रिएक्शन के बारे में समझ लिया था. SN2 रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म और रिएक्शन के सभी एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए थे. अब हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ फेवरिंग SN2 रिएक्शन को देखते हैं. ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं. फैक्टर्स फेवरिंग SN2 रिएक्शन. तो देखो, SN2 का मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर. तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो हेलोजन बेयरिंग कार्बन के साथ होता है. बराबर समझना, यहाँ पर इसका जो अटैक है वो यहाँ पर हेलोजन बेयरिंग कार्बन के साथ होता है न्यूक्लियोफाइल का. इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो इस हेलोजन बेयरिंग कार्बन के ऊपर होता है, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो इस कार्बन के आसपास अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है, क्राउडिंग कम है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत इजीली हो जाएगा. और अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउडिंग है तो क्या है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना. चलो देखते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और मिथाइल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किस तरीके का रहेगा. तो यहाँ पर आपका हेलो अल्केन है, ये ऑब्वियसली मिथाइल है. तो इस मिथाइल के केस में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाला है. बराबर. अच्छा, ये आपका हो गया मिथाइल. अगर हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में यहाँ पर इस तरीके से क्राउडिंग जो है वो बढ़ेगा. क्राउडिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर मिथाइल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा. अब ये जो है ना, ये कार्बन, उसको प्राइमरी बोलोगे. क्यों? क्योंकि ये फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये हो गया प्राइमरी के बारे में. अच्छा, अगर हम टर्शियरी के बारे में डिस्कशन करें तो टर्शियरी में अटैक जो है, सॉरी सेकेंडरी में अटैक जो है वो इवन मोर डिफिकल्ट होने वाला है. ठीक है, जो सेकेंडरी है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू प्राइमरी. और टर्शियरी में तो ये अटैक बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लगभग ना के बराबर. टर्शियरी सबस्ट्रेट जो है वो SN2 के अंदर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना के बराबर रिएक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है, स्टीयरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है कार्बन की तरफ, न्यूक्लियोफाइल का इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो अप्रोच है वो लगभग ब्रेक हो जाता है, लगभग स्टॉप हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. क्लियर हो रहा है? तो SN2 रिएक्शन का अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना चाहो, SN2 रिएक्शन के लिए अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना चाहो तो आपको पता चलेगा कि जो मिथाइल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपका प्राइमरी हैलाइड आएगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी हैलाइड आएगा, और देन आपका टर्शियरी हैलाइड जो है वो पिक्चर के अंदर आने वाला है. क्लियर हो रहा है? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो आप लोगों को SN2 रिएक्शन के लिए समझना है. बात नंबर 1. बात नंबर 2 कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो SN2 रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फेवर करते हैं. ठीक है, SN2 रिएक्शन को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा फेवर करते हैं. और जो थर्ड है वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स. ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उसमें भी आपका SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है. तो देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, काफी ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर इजीली अटैक कर पाएगा. समझो.
अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर किस तरीके से हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं वो हमको समझना है। उसके पहले हम लोग प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाउट जो है वो मन में रहे नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किस तरीके से चेंज होते हैं। तो समझो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आपको दो चीजें समझनी है कि जो सॉल्वेंट है वो एक हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब समझना बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में H2O ले रहे हैं, बराबर। एग्जाम्पल के फॉर्म में H2O ले रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि यहाँ पर जो H2O है उसके अंदर H बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी है। H2O के अंदर आपका H बॉन्ड बनने की कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, H बॉन्ड बना सकता है। ये आपका H बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर H बॉन्ड है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो एसीटोन है ना वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। एसीटोन के अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक जो है वो माना जाएगा, पोलर एप्रोटिक। अब बच्चों समझना, यहाँ पर आपका डेल माइनस चार्ज है, यहाँ पर आपका डेल प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर आपका डेल माइनस है और यहाँ पर डेल प्लस चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। अब समझो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये H बॉन्ड बना सकता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसके अंदर H बॉन्ड नहीं बन सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकता। अब समझो, इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक है, इसको हम लोग ज्यादा एक्सपोज्ड बोलते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, दैट इज मोर एक्सपोज्ड। तो आप लोग बोलोगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या कहना है सर आपका? तो पॉजिटिव चार्ज देखो ऑब्वियसली प्रेजेंट तो है बट वो एक्सपोज्ड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा एनकाउंटर नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा पिक्चर के अंदर आ नहीं रहा है। तो इतनी चीज आपको समझनी है कि पोलर प्रोटिक में H बॉन्ड बन सकता है, पोलर एप्रोटिक में H बॉन्ड नहीं बन सकता। अब मैं आप लोगों को सॉल्वेशन के बारे में बताता हूँ कि सॉल्वेशन क्या होता है। कुछ कंसेप्ट आपको समझने होंगे, तभी ही रोल ऑफ सॉल्वेंट SN1 और SN2 के अंदर आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेशन बहुत ही बड़ा जादूगर होता है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल होता है। देखो कैसे, अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है वो Na+ गैस और Cl- गैस में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो टेम्परेचर चाहिए होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। और अगर इसी सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के अंदर ऐड कर दो तो ये वाटर इनको रूम टेम्परेचर के ऊपर ही Na+ और Cl- के अंदर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको इसको Na+ Cl- में कन्वर्ट करने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ा, और यहाँ पर आपका ये काम तो सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने करा? एक बात तो ये समझ में आ रही है कि Na और Cl के बीच का बॉन्ड टूटा होगा, तभी Na+ और Cl- बना रहा है। तो इतना मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ा किसने? तो समझना, ये बॉन्ड और कोई नहीं बट वाटर तोड़ रहा है, ठीक है। अब कैसे तोड़ रहा है वो समझना, डेल नहीं, परमानेंट चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पर Cl- है और यहाँ पर आपका प्लस है। अब बच्चों समझना, अगर आपके पास H2O है, वाटर, ठीक है, तो वाटर के अंदर आपको कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी कि Cl- में आपका जो वाटर है वो इस तरीके से डेल प्लस चार्ज होगा, ये डेल माइनस है और ये जो है वो डेल माइनस है। तो ये जो डेल प्लस चार्ज है वो Cl- के साथ जाकर के अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, ये डेल प्लस चार्ज जो है वो Cl- के साथ जाकर के अट्रैक्ट होगा।
यहाँ पर दूसरा वाटर जो है वो इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, तीसरा वाटर अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब इस प्रोसेस के अंदर एनायन के आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड हो जाएगा। एनायन के आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरीके से सराउंड हो जाएगा। सराउंड का एक लेयर नहीं होगा, बहुत सारे लेयर होंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर नए बॉन्ड बन रहे हैं क्लोरीन के और वाटर के बीच में। यहाँ पर आपके नए बॉन्ड बन रहे हैं, सॉल्वेशन हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर सॉल्वेशन की जगह पे ऐसा समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलो ना, दोनों को सॉल्वेशन बोल दो, कोई इशू नहीं है। ऐसे होता तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट आप लोग इसको सॉल्वेशन ही समझ लो, बराबर। तो सॉल्वेशन की मदद से क्या हुआ, क्लोरीन माइनस और वाटर के बीच में नए नए बॉन्ड बने, विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नए बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो इस बॉन्ड को तोड़ देता है और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि चलो Cl माइनस तो सॉल्वेशन की वजह से स्टेबलाइज हो गया। Cl माइनस अनस्टेबल होता है, आयन है वो, बट फिर भी उसको वाटर ने सराउंड करके स्टेबलाइज कर दिया। Na+ भैया का क्या होगा, तो Na+ का भी होगा। देखो समझो, H2O के अंदर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट भी तो है ना, डेल माइनस वाला, वो इसको आकर के सराउंडिंग करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे उसका सॉल्वेशन हुआ है ना, ऐसे Na+ का भी सॉल्वेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपके सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन। अब यहाँ पर हेलो अल्केन के अंदर क्या हो रहा है, SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाती है वो समझ लेना। तो सपोज करो कि यहाँ पर आपका प्राइमरी हैलाइड है, इसको न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करने वाला है। अब समझो, अगर मैं यहाँ पर कोई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूँ, जैसे कि एसीटोन है, ऐसा एक दूसरा सॉल्वेंट है जिसका नाम है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, बराबर। उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो, उसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में काफी क्लोज रिसेम्बलेंस है, ठीक है, समझना। यहाँ पर आपका S डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये आपका एसीटोन है। अब एसीटोन में मैंने आपको बेटा पहले ही बताया कि नेगेटिव पार्ट ज्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है। तो समझना, ये हो गया आपका C+, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया मिथाइल और यहाँ पर भी आपका हो गया मिथाइल। तो यहाँ पे जो डेल प्लस चार्ज है ना, दैट इज वेरी लेस एक्सपोज्ड, इधर से अटैक नहीं हो पाएगा। अब होगा क्या, ये एक थियरी है, न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करवाने के पीछे एक दूसरा लॉजिक भी होता है, लेकिन वो थोड़ा टफ है, इसलिए मैं आपको इस अलग लॉजिक से समझा रहा हूँ इसको। तो होगा क्या, यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट जो मोर एक्सपोज्ड है सॉल्वेंट का, मोर एक्सपोज्ड पार्ट, वो क्या करता है, तो वो इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। मेरे बात को आप वापस से समझना, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक इजी वे में समझा रहा हूं ताकि इस कंसेप्ट को आप आसानी से समझ सको, क्योंकि आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इतना देखना है कि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन को फास्ट कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपको इस लॉजिक की मदद से इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका एसीटोन जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। देखो, इसका जो मोर एक्सपोज पार्ट है वो इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा मतलब उसको फर्दर एक्टिवेट करेगा, ज्यादा भगाएगा और धड़ाक करके ये इस कार्बन के ऊपर आपका अटैक कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि SN2 को फेवरेबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और लेस स्टीयरिकली हिंडर्ड, लेस क्राउडिंग वाला सबस्ट्रेट जो है वो SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ा देता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, समझो कि यहाँ पर आपका EWG जुड़ गया है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है। तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेंगे अपने पास और इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये कार्बन को न्यूक्लियोफाइल फटाक करके अटैक करेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो चार फैक्टर्स हो गए SN2 के लिए। पहला है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा है लेस क्राउडेड सबस्ट्रेट, तीसरा जो है वो
आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और चौथा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका SN2 के बाद आ रहा है SN1, ठीक है। यहाँ पर हमको SN1 रिएक्शन के बारे में समझना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ पूछा जा सकता है, पूरा थियरी पूछा जा सकता है, 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है, बराबर। लेकिन IMP है बहुत ही ज़्यादा, वो बात समझना। तो SN1 में सबसे पहले तो S का मतलब क्या है, तो S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। N का जो मतलब है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और जो 1 का मतलब होता है वो होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 रिएक्शन जो है उसका सिंपल सा मीनिंग हुआ सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 का जो मतलब हुआ वो है सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियोफिलिक, substitution in nucleophilic unimolecular reaction, substitution in nucleophilic unimolecular reaction। तो SN1 रिएक्शन का ये जो है वो आपका फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हमें डेफिनेशन इसका लिखना हो, डेफिनेशन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच rate of the reaction depends only on concentration of substrate is known as SN1 reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं, उसको हम लोग बोल देते हैं SN1 रिएक्शन। तो चलो SN1 रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो रेट है, रेट, तो द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आप लोगों को क्या दिखा रहा है, वो आप लोगों को दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बराबर। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एग्जांपल यहाँ पर समझना हो तो टर्शियरी मिथाइल, ठीक है, अल्कोहल का, टर्शियरी मिथाइल अल्कोहल को जब Br- अटैक करेगा, बराबर, तो होगा क्या, यहाँ पर मैं सबस्ट्रेट को बदल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा और Br- बनेगा। आप बोलोगे रिएक्शन इतनी सिंपल है, हाँ जी सिंपल है, लेकिन मैकेनिज्म पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसको हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो अगर हम SN1 की डेफिनेशन की बात करें तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर। तो बच्चों समझो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो 1 है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हुआ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स which must collide together to reaction for the reaction to occur। minimum number of molecules which must collide in order to reaction to occur is known as molecularity। तो कम से कम कितने मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होना चाहिए जिससे रिएक्शन आगे बढ़े, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 1 है। अच्छा, अगर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो वो भी 1 है। यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या होता है, रेट इक्वेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर होती है उसको ऑर्डर बोला जाता है। तो ये इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको 1 समझने का, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपका 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी आपका 1 है। तो ये बात आपका SN1 का हो गया। अब हम लोग SN1 के स्टेप्स के बारे में समझते हैं। तो बच्चों SN1 जो है वो 2 स्टेप के अंदर होती है। हम लोग SN2 को अगर SN1 के साथ कंपेयर करते करते चले तो अगर आपने SN2 अच्छा पढ़ा है तो आपको याद होगा कि SN2 में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग बात करें SN1 की तो SN1 में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, वहां पर बायमोलिकुलर था, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर है। वहां पर रिएक्शन
सिंगल स्टेप के अंदर होता था, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था। यहाँ पर रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर होता है और यहाँ पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपका कार्बोकेटायन बनता है। चलो समझते हैं कैसे। तो SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड होता है। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड होता है। कौन कौन से? तो देखो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, तो स्टेप नंबर 1 में आपका हो जाता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कैसे बनता है बच्चों, देखो उसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो यहाँ पर ब्रोमीन है वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में है और वो स्लोली डिपार्ट करता है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, ठीक है, स्लोली डिपार्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, यहाँ पर Br माइनस बनता है, माइनस। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे माइनस कैसे बना, तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। चलो इधर एक लिखता हूँ और इधर एक लिखता हूँ, तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से ब्रोमीन का एक था और कार्बन का एक था। ब्रोमीन जब निकला इधर से तब अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके गया, वो बात बराबर है, लेकिन कार्बन के भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके गया, इसलिए इसके ऊपर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज लिखा। अब ये जो कार्बन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोकेटायन। खास करके ये आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 और मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। अब नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी की जरूरत भी पड़ी हुई होगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के सॉल्वेशन की मदद से आती है। ये जो एनर्जी है दैट कम्स बाय सॉल्वेशन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोगों ने यहाँ पर SN1 रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट यूज किया है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। SN2 में हमने पोलर ए प्रोटिक यूज किया था। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर H बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। ये H बॉन्ड बनाएगा तभी ही इधर Br जो है वो Br माइनस के फॉर्म में यहाँ से आउट हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 जो है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पहले तो सॉल्वेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसके बाद ब्रोमीन जो है वो Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है। ये जो स्टेप नंबर 1 होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बराबर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इस कार्बोकेटायन को आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है, ये जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो कार्बोकेटायन बना था स्टेप नंबर 1 का, वो यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ। इस कार्बोकेटायन के पास आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर लाइक दिस, और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आपको यहाँ पर OH माइनस दिया हुआ था तो वो लिख देता हूँ, OH माइनस। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने स्टेप नंबर 1 को स्लो बोला, स्टेप नंबर 2 को फास्ट बोला, ये बताने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में अगर कंसेप्ट समझा हो तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए सही है। तो नेचुरली मन में क्वेश्चन आएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप पे प्रोसीड होती है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं। तो इन सच अ केस आपका जो सबसे स्लो रिएक्शन होता है ना, उसी के ऊपर ही रेट जो है ओवरऑल रिएक्शन का डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
क्लियर है? तो यहाँ पर पहला स्टेप जो था दैट वाज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर जो पहला स्टेप था वो स्लो था और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बराबर। तो ये तो बात हो गई आपके SN2 रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब बच्चों देखो, इसके हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो यहाँ पर इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या यहाँ पर उसका जो जियोमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर है। अब जो ट्रायगोनल प्लेनर है मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो यहाँ पर फ्रंट साइड से भी हो सकता है, या तो फिर वो इस तरीके से बैक साइड से भी हो सकता है। वो फ्रंट साइड से भी हो सकता है या तो फिर वो बैक साइड से भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आपका फ्रंट साइड से OH माइनस का अटैक हो रहा है, समझना बच्चों, यहाँ पर अटैक अगर फ्रंट साइड से हो रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर आपके फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है तो ये प्रोडक्ट मिलेगी, अगर आपका बैक साइड से अटैक मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। आप अगर ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट की कंपैरिजन में यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिला है। रिएक्टेंट की कंपैरिजन में स्ट्रक्चर उल्टा है, इन्वर्टेड है, इसलिए इन्वर्जन देखने को मिला। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है रिएक्टेंट का उसके जैसा ही प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, कहने का मतलब रिटेंशन है। तो SN1 रिएक्शन का ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलिटी होता है कि उसके अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही देखने को मिलते हैं, वो दोनों ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्जन के अंदर आप लोग बात करो तो इनैंशोमर्स मिलते हैं, इनैंशोमर्स। एक अगर आपका डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा लीवो होता है, बराबर। इनैंशोमर्स मतलब वही हुआ ना, ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन वाले आइसोमर्स जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इनैंशोमर्स मिलते हैं किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर। आप लोग नेचुरली क्वेश्चन करोगे सर इनैंशोमर से आपको कैसे पता चला? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है या एंगल ऑफ रोटेशन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। जब इन दोनों का एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया जाता है तब हमें पता चलता है कि इनका ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे से उल्टा है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के इनैंशोमर्स है, एक दूसरे के इनैंशोमर्स है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SN1 रिएक्शन के अंदर इनैंशोमर्स मिलते हैं। एक और चीज, अगर किसी रिएक्शन के अंदर, समझना कहाँ पे लिखूं इसको, यहाँ पे लिख देता। चलो, अगर किसी रिएक्शन के अंदर 50% D हो और 50% L कॉम्पोजिशन वाले आइसोमर्स हो, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर आधे आधे हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ये रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन पूछोगे क्यों ऐसा? तो देखो, एक ने जितना एंगल ऑफ रोटेशन किया उसका ऑपोजिट दूसरे ने किया, तो एक दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ऐसे रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन के अंदर भी आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन ही हो रहा है, पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल वर्ड क्यों ऐड किया बच्चों, समझो। इस प्रोसेस का नाम रेसिमाइजेशन भी है। जिस प्रोसेस के अंदर रेसिमिक मिक्सचर मिलता हो उसको हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो SN1 रिएक्शन के अंदर पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके डेक्स्ट्रो और लीवो मिलते हैं। अब आप पार्शियल क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो सेम 50-50 मिले ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि क्यों बराबर नहीं मिलते हैं। तो देखो बच्चों, भले ही हम लोग यहाँ पर बोले कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से अटैक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज बैक साइड से अटैक ज्यादा फेवरेबल होता है। रीजन, यहाँ पर मैंने भले ही कार्बोकेटाइन बना दिया लेकिन यहाँ से जो लिविंग ग्रुप जाएगा वो एट अ सेकंड नहीं चला जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा। तब तक न्यूक्लियोफाइल जो है वो राह नहीं देखेगा, सीधा बैक साइड से अटैक कर देगा। कहने का मतलब जो अटैक फ्रॉम बैक साइड है ना
वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, भले ही आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो SN1। तो बच्चों SN1 और SN2 को वापस से कंपेयर कर लो, तो SN2 के अंदर आपको 100% इन्वर्जन देखने को मिला था। याद है, छतरी पोपट कागड़ो हो गई थी, छतरी जो है वो इन्वर्टेड हो गई थी, कागड़ो हो गई थी। SN2 में क्या हो रहा है, छतरी कागड़ो भी हो रही है और छतरी रिटेन भी हो रही है। कहने का मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो एनैंटियोमर्स बनाती है, या इसके अंदर आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है। बोलो, क्लियर हुआ? तो ये बात हो गई आपके SN1 की। लास्ट में अगर हम हेलो अल्केन्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो इस तरीके से होगा। आयोडाइड का सबसे ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो आयोडाइड का सबसे ज्यादा है, ब्रोमाइड का उससे कम, क्लोराइड का उससे कम और फ्लोराइड का उससे कम। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है वो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है फॉर SN1 रिएक्शन। बोलो, क्लियर हुआ सब लोगों को? चलो, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन जो है उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।